ऐसा लग रहा है आप सभी को ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज बैक टू बैक हम लोग 7 चैप्टर कर लिए और आज हम लोग 8वां चैप्टर करने वाले हैं मेरे भाई। तो ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट बनाया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके चैनल के देख सकते हो अच्छे तरीके से। तो आज हम लोग लगाने वाले हैं, देखो आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करो, आपके जितने भी दोस्त हैं ना सबको पढ़ाई कराओ। आप बोल देते हो कि हम नहीं पढ़ते, वो अलग बातें हैं, बट थोड़ा मोड़ा सच्चाई आपको रखनी है अपने दोस्तों के सामने। हर कोई झूठ बोलता है, हम लोग भी बोले हैं, है ना। कोई नहीं चाहता कि मेरे से किसी का ज़्यादा नंबर आ जाए, बट कंपटीशन में बना कर रखो अपने दोस्त को, राइट। पहला सवाल है कि परिस्थिति की तंत्र में ऊर्जा का जो प्रभाव होता है, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का जो मेरे भाई प्रभाव होता है, एक दिवसीय होता है या द्विदिवसीय होता है, बहुदिवसीय होता है, इनमें से कोई भी नहीं होता है। तो पहला का ऑप्शन तुम्हारा ए होगा, एक दिवसीय होता है ना। चलो एक दिवसीय। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे मेरे भाई, बेहतर तरीके से करना है। दूसरा नंबर का सवाल है तुम्हारा कि निम्न में से कौन सा उत्पादक है, उत्पादक बताना है। सर्प, मेढक, ग्रास हॉपर है या घास। तो घास एक उत्पादक है ना, सिंपल सा बात है यार। उत्पादन करते हो, इसकी खेती करते हो, इसको उगाते हो घास को, है ना। सर्प, मेढक उस सबको उगाते थोड़े हो, नहीं उगाते ना मेरे भाई। तो समझ के हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तीसरा नंबर का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर पर आए कमी को हम लोग क्या कहते हैं। अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर एक होता है, उसके स्तर पर जो कमी आता है मेरे भाई, उस कमी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो उस कमी को हम लोग ओजोन छिद्र बोलते हैं, ओजोन छिद्र बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छे से याद रख लेना, ओजोन छिद्र भी कोई बोलता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलते हुए चलना है ना, और बेहतर तरीके से मेरे भाई मारना है। एक भी ऑप्शन नहीं करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट नहीं करना, गलत नहीं करना, सारे करेक्ट करके आने हैं आप सभी को, है ना। तो मेरे सामने अभी कमेंट बॉक्स में डाल दो कि मैं करेक्ट करके आऊँगा, मैं सारे ऑब्जेक्टिव करके आऊँगा। देखो अगला सवाल है तुम्हारा, ओजोन परत पाई जाती है। ये जो ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में। कहाँ, स्ट्रेटोस्फियर में, है ना। इंग्लिश में लिख दूँ, स्ट्रेटोस्फियर बोला जाता है, स्ट्रेटोस्फियर, है ना, स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है मेरे भाई। तो अच्छे से याद रखना। वैसे तो भाई मैं इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा, मतलब इंग्लिश का टीचर हूँ, आप सब देख सकते हो 12th के चैनल पे जाके, ठीक है। 5वां नंबर का सवाल है कि ध्यान से देखिएगा कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हो सकते हैं, यानी होते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर। अगला सवाल है आपका, ध्यान से देखिएगा, CFC क्या है। CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहाँ दिख रहा है तुम्हें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 6 का ऑप्शन नंबर यही तुम्हारा सही हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और CFC का व्यापक उपयोग किसमें होता है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग पूछ दिया मेरे भाई, तो होता है, देखो एयर डिक्शनरों में भी होता है, रेफ्रिजरेटर में भी होता है, इंजनों में भी होता है। तो यानी इनमें से सभी आप बोल सकते हो, है ना। चलो अच्छे तरीके से याद रख लेना मेरे भाई। और अगला सवाल है तुम्हारा 8 नंबर का, देखो अच्छे से करा करो, है ना। साइंस ही तो है यार, कितना चैप्टर है, सबका ऑब्जेक्टिव कर लो, सब्जेक्टिव कर लो, बस खत्म हो गया चैप्टर। ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है, ओजोन परत को नष्ट जो है ना वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही तो कर रहा है ना। चलो CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी दे देगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ध्यान से पढ़ना है। टाइम होता है 1 घंटा में, आराम से 50 को ऑब्जेक्टिव मारना है तो मार देंगे। पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है, रोग पूछा है। अरे तुम्हें जो बीमारी है वो बीमारी की बात नहीं कर रहा मैं, घूमने वाला, दोस्तों के साथ घूमने वाला, आज पढ़ाई करेंगे नहीं करने वाला, 10 घंटे पढ़ेंगे एक हफ्ते में, 2 दिन में 2 घंटे रोज़ पढ़ेंगे शाम के, नहीं पढ़ने वाला, ये तुम्हें रोग लगा है ना। इस रोग की बात नहीं कर रहा हूँ। पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है, तो त्वचा कैंसर होता है, याद रख लेना, है ना। क्या होता है मेरे भाई, त्वचा कैंसर होता है, क्लियर है ना। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि 10 नंबर का सवाल है आपका, कि ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन का जो निर्माण होता है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से होता है ना, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से होता है। और अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि 11 नंबर का सवाल है आपका,
कि पाराबैंगनी किरण को कौन छानने का कार्य करता है। पाराबैंगनी किरण को छानने का जो काम होता है वो कौन करता है, ओजोन परत ही तो छानता है। ओजोन परत, ओजोन लेयर इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। तो क्यों टेंशन लिए हो, अपने भाई के साथ पढ़ रहे हो, याद रखना, ठीक है। थोड़ा मोड़ा तो इंग्लिश का हम लोग जानकारी लेंगे ही लेंगे। और अगला सवाल है 12 नंबर का, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ईंधन है, कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से कोई भी नहीं। ये तो बच्चा बता देगा। क्यों, प्राकृतिक गैस, जो हमारे प्राकृतिक से नेचुरल चीज़ें जो हैं वो हमारी क्या है, सबसे स्वच्छ ईंधन होती हैं। गोईठा, लकड़ी, है ना, गोबर वाला गोईठा, उपले बना के जो खाए में इस्तेमाल होता है ना, खाना बनाने में, खाए में नहीं बनाने में, है ना। निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का उदाहरण पूछा है, याद रखो, नदी या कुआं, तो कुआं। भूमिगत ना मतलब भूमि में खान दो कुआं, बाल्टी से आप पानी निकाल रहे हो तो भूमिगत है, यानी अंदर से है। नदी भी है बट कुआं तुम्हारा प्रॉपर होगा, है ना, कुआं सही आंसर होगा। अगला सवाल है तुम्हारा कि निम्न में से कौन सा जैव अम्लीकरणीय पदार्थ होता है, अनिम्नीकरणीय, याद रखना, अम्लीक ना, यार देखो पढ़ने में भी अनमिननकरणीय। चलो क्लियर है, कोई नहीं, आप सब समझदार हो। तो प्लास्टिक होता है, ठीक है। चलो क्या होता है मेरे भाई, प्लास्टिक होता है। अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि 15 नंबर का सवाल है कि यहाँ पर बोल रहा है कि वन संरक्षण का उपाय है। वन संरक्षण का जो उपाय है ना वो हमारा देखो, नए वृक्षारोपण, नए आप वृक्ष लगाओगे, वनों की कटाई पर रोक, हाँ, पेड़ नहीं काटने दोगे, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, हाँ, तो इनमें से सभी हो जाएगा तुम्हारा वन संरक्षण का उपाय। यानी कि वन को आप कंट्रोल कर सकते हो। जनसंख्या ज़्यादा होगा तो वन कटेगा ना यार, जंगल उंगल, और जनसंख्या कम रहेगा तो वो सब नियम लगा के रोक सकते हो। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं मेरे भाई, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जो अपघटित होते हैं तो उसे जैव निम्नीकरणीय बोलते हैं, जैव निम्नीकरणीय बोलते हैं। क्लियर है। 17 नंबर का सवाल है। मुझे लगता है कि मैं आप लोग की तरफ देख भी नहीं रहा हूँ, मुझे फील लेना है, आप सभी से बातें करनी है, कभी साथ में मिला जाएगा, है ना। तो आप सब तो मिलते हो नहीं यार, मिला करो मेरे से ना, पता करो। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। तो नेता के बारे में बताना है तो सुंदरलाल, सुंदरलाल बहुगुणा थे, है ना, सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखना, सुंदरलाल, सुंदर नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सुंदरलाल बहुगुणा। और 18 नंबर का तुम्हारा सवाल है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्लियर है ना, 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये तो आप 5वीं क्लास के 5वें चैप्टर में पढ़े थे जिसका नाम था पर्यावरण। स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है। ओह क्या सवाल है, मैंने कराया था अम्ल क्षार में, है ना, अम्ल क्षार लोअर चैप्टर में कराया था ना कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, और 7 हमारा उदासीन का भी होता है। कुछ याद आ रहा है, 7 से कम अम्ल, 7 से ज़्यादा क्षार, है ना। निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है, डेहरी बांध, बखड़ा बांध या दोनों। चलो बताओ, 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, है ना, डेहरी बांध, है ना, कौन सा, टिहरी बांध, है ना। चलो अगला सवाल के ऊपर हम बात करेंगे। 21 नंबर का सवाल है, फटाक से 21 नंबर का सवाल है कि गंगा पर प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। जो गंगा मैया है, जो नदी है, वो प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, माने किसे उत्तरदायी मानती है। तो गंगा में जो मछली पालन है ना, उसको सबसे ज़्यादा ये प्रदूषण वहीं से तो फैलता है, मछली पालने वाले से। सोचो मछली कितनी गंदगी करती है, कैसी लगती है, महकने में सुगंध कैसा होता है। प्राकृतिक संसाधन है, वन, जल, कोयला या इनमें से सभी। तो 22 का ऑप्शन नंबर मेरे भाई सब होगा, क्योंकि ये सब वन हो गया, जल हो गया, कोयला हो गया, कोयल नहीं कोयला, तो ये सब हमारा जो है सही है, प्राकृतिक साधन है। क्या है, प्राकृतिक साधन है। और अगला सवाल हम लोग करेंगे, 23 नंबर का सवाल करेंगे कि क्षय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। क्षय योग्य जो है मेरे भाई एक प्राकृतिक साधन है। तो देखो कोयल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इन तीनों का, है ना, तो सभी हम लोग इसमें बोल देंगे। ये भी तो हमारा प्राकृतिक साधन है, सब हम लोग निकालते हैं, इसका यूज़ करते हैं, गाड़ी मोटर चलाते हैं, समझ रहे हो। अगला
प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? हमारे प्राकृतिक में संतुलन कैसे बना रहेगा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। सूर्य भगवान जैसे उगेंगे, है ना, तो उनके अनुसार मौसम बनता है। मौसम जब बनता है तो सिंपल सा बात है, हर कोई अच्छा रहेगा। ऊर्जा जल का संचयन क्या कहलाता है? ऊर्जा जल का संचयन क्या कहलाता है मेरे भाई? तो ऊर्जा जल का जो संचयन होता है वो आपका क्या कहलाता है? जल प्रबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? जल प्रबंध कहलाता है ना। अगला सवाल मैं आपसे करा दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। 26 नंबर का तुम्हारा सवाल है, कह रहा है कि वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग, है ना, नैट्रोगे गैस होता है ना। तो देखो नैट्रोगे, है ना, चलो 78, यहाँ पर गलती दे दिया है ना। क्वेश्चन में सुधार लाना चाहिए हम लोगों को मेरे भाई। यहाँ पर होना चाहिए था नाइट्रोजन। क्या होना चाहिए था? नाइट्रोजन। ठीक है, याद रख लेना। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% नाइट्रोजन है। हम लोग लेते तो ऑक्सीजन है, लेकिन नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हमारे वातावरण में होता है मेरे भाई, क्योंकि हम लोग जो लेते हैं ना तो नाइट्रोजन ज़्यादा हम लोग अंदर खींचते हैं, लेकिन ऑक्सीजन हेवी होता है ना। चलो इसीलिए ना ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। धरती का कितना प्रतिशत भाग्य है? धरती जो है ना और कितना प्रतिशत भाग्य में है? केवल धरती की बात कर रहा है, धरती के भाग्य के बारे में बताना है कि कितना प्रतिशत भाग्य केवल धरती का है। तो 71% भाग्य केवल धरती का है, केवल धरती का। ठीक है, चलो 71%। और 28 नंबर के सवाल के ऊपर बात करेंगे कि पृथ्वी के ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। ऑप्शन नंबर ए तुम्हें दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए तुम्हें दिख रहा होगा क्या मेरे भाई? सूर्य है, एकमात्र, है ना। चलो तो क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आजा भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो? 29 नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है? पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। पैदल चलना, ये तो सही है। साइकिल से चलना, ये भी सही है यार। मोटरसाइकिल से चलना, हाँ, ये पॉल्यूशन छोड़ता है, धुआं छोड़ता है ना, कचरा करता है, तो इससे बिल्कुल गलत है। तो तुम्हारा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। अगला सवाल 30 नंबर का हम लोग करेंगे। निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? हिरण। सबसे पहले हिरण प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि घास को हिरण ही तो खाता है ना पहले, फिर हिरण को बाघ खाएगा। तो प्राथमिकता जो खाने वाला, ग्रहण करने वाला उपभोक्ता हो गया, घास थोड़ा ना होगा, घास को खाता है हिरण, तो हिरण हो जाएगा ना खाने वाला पहला। चलो इसको हम बोलते हैं भाई एक साइकिल, है ना। पहले घास, फिर आया हिरण, हिरण को मार दिया बाघ, तो इस तरह से। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है बताओ? पर्यावरण के अंदर आता है, देखो जलमंडल भी आता है, वायुमंडल भी आता है, स्थल मंडल भी आता है, सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। और अगला सवाल जो कि लास्ट सवाल मैं आपसे करा दे रहा हूँ कि उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? ओह सॉरी, उत्पादक टूट गया क्या यार, बच गया। चलो, उत्पादक भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं, है ना। उत्पादक समझते हो? जिससे मान लो तुमने गेहूँ रोप दिया, चावल रोप दिया, किसी चीज़ की खेती कर दिया, उत्पादन कर रहे हो, है ना। तो वही चीज़ें होती है एग्रीकल्चर, खेती कृषि करना, उत्पादन करना। तो अब बहुत सारे कोई गेहूँ चावल का उत्पादन, मकई का उत्पादन, तो सब कहाँ से? प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है ना, ग्लूकोज बनाता है ना मेरे भाई। ये सब चीज़ें तो आपको पता है। तो बेहतर तरीके से पढ़ाई करना है तो यार सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना, सिंपल सा फंडा यार। 99 रुपया का साइंस का मतलब पूरा उसमें बैच इंक्लूड कर दिया 10th क्लास वाला में। सारा मटेरियल PDF सब है मेरे मात्र 99 रुपये में ऐप पे जाके ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ऐप तुम्हें मिल जाएगा अगर चाहिए तब, वरना कोई फोर्स नहीं है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ाई करो। यूट्यूब पे तो सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ, आराम से प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करो और मचाओ।